हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और आप देख रहे हैं खान स्टडी पॉइंट। तो बच्चों लोग, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 साइंस है, जो कि आपका होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो इस चैप्टर को हम आज डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का आपका जो पहला पॉइंट है वो आपका होता है चार्ज यानी कि आवेश। क्या होता है ये? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको पहला पॉइंट चार्ज। चार्ज क्या होता है? यहाँ पे लिखा है आपको, चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। ठीक है, आपने क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा एटम के बारे में, आपका पूरा चैप्टर था कि एटम के अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो वो चार्ज जो होते हैं वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वो होगा, आपका होगा प्रोटॉन, ठीक है। और अगर आपका वो नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब वो होगा कि वो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। लाइक का मतलब क्या है? अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब लाइक हो गया, या फिर ये नेगेटिव या फिर ये नेगेटिव, ठीक है ना। यानी कि जब सेम चार्ज को हम पास में लाएंगे तो क्या है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित, यानी कि दूर धकेलते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर क्या डिफरेंट डिफरेंट चार्ज को, जैसे कि मान लीजिए एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। उसी प्रकार से एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि क्या है, ये अनलाइक चार्ज है, ठीक है। आगे चलते हैं इसकी एसआई यूनिट की तरफ। तो आपको यहाँ दिख रही होगी कि इसके एसआई यूनिट क्या होती है? कूलॉम। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है, यानी कि मात्रक होता है, ठीक है। आगे आपका लिखा हुआ है कि 1 कूलम चार्ज किसके इक्वल होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। यानी कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना भी चार्ज होगा वो 1 कूलम चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे पहली बार चार्ज होता है नेगेटिव में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कितना? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस में 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है चार्ज का, कि चार्ज बराबर क्या होता है? चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, ठीक है। क्यू इक्वल टू होता है एन ई, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्यू का मतलब है चार्ज, एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो ई है, ई का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, की एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है वो, जिसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका अगला पॉइंट है कि करंट क्या होता है, ठीक है। करंट को हम डिनोट करते हैं पहली बात कैपिटल आई से, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना। यानी कि किसी टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है, वो क्या है? आपका करंट है। तो इस हिसाब से हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपन में टाइम, यानी कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, यानी कि चार्ज कितने मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पेयर होती है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मात्रक होता है आपका एम्पेयर। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एम्पेयर के अलावा भी क्या क्या होती है? कुछ इसकी स्मॉल यूनिट भी होती है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट लिखा हुआ है कि तो एम्पेयर में ही है, ठीक है। यानी कि एम्पेयर जो है किस चीज़ के और बराबर होता है? ये आपका लिखा है 1 कूलम पर सेकेंड। ये कैसे आया? यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज की आपकी यूनिट होती है कूलम, और अपॉन में लिखा है आपका टाइम, टाइम की यूनिट आपकी होती है सेकंड। तो यानी कि क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया कूलम पर सेकंड, जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी कि आपका एक जो एम्पेयर होता है वो 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब देखते हैं इसकी छोटी यूनिट कौन कौन सी है। जैसे कि आपकी दिख रही होगी 1 MA, आपको दिख रही होगी, इसका मतलब क्या है? 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर में आपके 10 की पावर-3 एम्पेयर होते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। उसी प्रकार से आपकी एक और यूनिट है जो कि है 1 माइक्रो एम्पेयर। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो, जो कि आपको इस तरीके से दिख रहा है यू, वो आपका क्या है? माइक्रो है। तो 1 माइक्रो एम्पेयर में आपके 10 की पावर-6 एम्पेयर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया गया है किसी क्वेश्चन में कि आपका 5 मिली एम्पेयर है, तो आप क्या करेंगे? इस 5 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर
-3 की, और ये आपका एम्पेयर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर आपका माइक्रो एम्पेयर आया होगा तो आप क्या करेंगे, उसी सेम वैल्यू में जो आपकी करंट की दी गई होगी उसके उसमें आप 10⁻⁻6 की मल्टीप्लाई कर देंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए एम्पेयर में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। अब करंट को नापने के लिए एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है आपका एमीटर। क्या होता है, एमीटर। और उसका सिंबल आपको ये इस प्रकार बना के आपको दिखाया गया है। ठीक है, ए मतलब एमीटर है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। अब ये जो आपका एमीटर होता है, ये जो कि करंट को नापता है, मेजर करता है, ये क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, अच्छे से कि रेजिस्टेंस क्या है। बताओ अभी आज ये जान लीजिए कि किसी भी एमीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, और इसको हमेशा जोड़ते कैसे हैं, सीरीज कनेक्शन के हिसाब से हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये सीरीज कनेक्शन क्या होता है ये भी हम आगे जानेंगे डिटेल में। ठीक है, कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी अभी जान लीजिए कि बस जो आपका एमीटर है उसका रेजिस्टेंस लो है और उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम। ठीक है, यानी कि आपको अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट में आपको डायरेक्शन पता करने की, करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जिस तरफ, जैसे मान लीजिए ये आपकी बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है ना, ये मान के चलिए ये होता है आपका नेगेटिव पार्ट, ये होता है आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होती है, इस तरफ जहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उसके ठीक अपोजिट। ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन तो आपकी ये हो गई ना, तो यानी कि ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, जहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट में, यानी कि इस तरफ, इस बैटरी के कनेक्शन के हिसाब से इस तरफ आपकी लेफ्ट साइड में आपकी करंट की डायरेक्शन इस हिसाब से आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि जहाँ पर भी आपकी बैटरी लगी है, बैटरी में आपका जहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल है उसी तरफ से आपकी डायरेक्शन होती है करंट की। यानी कि आप बोल सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है आपकी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ये आपकी डायरेक्शन होती है करंट की किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, आ चुका है अगला पॉइंट जो कि है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल वी से करते हैं डिनोट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, यानी कि किसी यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए किया गया कार्य, यानी किया गया वर्क डन। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक पॉइंट से आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है किसी चार्ज को, चार्ज मतलब क्यू को आपको ऐसे करके यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। ठीक है, क्यू को, तो इसको क्यू को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुँचाने के लिए जितना भी आपका डब्ल्यू यानी कि वर्क किया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन, अपॉन में क्या, क्यू का मतलब क्या, चार्ज। ठीक है ना, कि किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितना भी वर्क डन किया गया है, कार्य किया गया है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 1 वोल्ट की आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। अभी 1 वोल्ट क्या है, पहले बात यहाँ जान लेते हैं कि वोल्ट जो आपका होता है, वोल्ट आपकी होती है SI यूनिट, किस चीज़ की, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है ना, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट है। और जो 1 वोल्ट होता है वो बराबर होता है आपका 1 जूल पर कूलम। अभी 1 जूल पर कूलम कैसे आया, वो आया इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि आपका W है, W की यूनिट आपकी होती है जूल। ठीक है, और अपॉन में क्या है आपका क्यू, यानी कि चार्ज, चार्ज की आपकी यूनिट होती है कूलम, यानी कि जूल पर कूलम आपकी आ गई SI यूनिट किसकी, 1 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट 1 वोल्ट ही बोल सकते हैं या फिर 1 जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपकी 1 वोल्ट की आपकी डेफिनेशन दी गई है। क्या होती है डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी दी गई है। ठीक है ना, 1 वोल्ट क्या है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कि किसी एक कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए अगर 1 जूल वर्क किया गया है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आपका कहलाता है। ठीक है, सेम बात लिखी गई है। अब देखते हैं, जैसे हमने करंट को नापने के लिए हम बताया था कि एमीटर एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी प्रकार से वोल्ट मीटर को नापने के लिए भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है, उसका नाम आपका होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेम बात लिखी गई है, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल आपका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए किया जाता है वो आपका होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखते हैं आगे की बातें। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है ना, आपको ये बात नोट करने की,
ये जो वोल्ट मीटर है आपका, इसका रेजिस्टेंस आपका हाई रहता है, ठीक है। लेकिन जो आपने पीछे देखा था कि जो आपका करंट का जो आपका एमीटर था, एमीटर करंट के लिए, उसका रेजिस्टेंस क्या था, लो था, लेकिन इसका आपका हाई है, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। और ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। और इसको हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्शन के हिसाब से जोड़ते हैं, और एमीटर को जोड़ते थे हम सीरीज कनेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस और हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है, सिंबल इसका सेम एमीटर की तरह, बस वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ए था, यहाँ पर आपका वी है वोल्ट मीटर के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं, सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर हमें किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, वो आपका डिवाइस है सेल, ठीक है। सेल आपका एक सिंपल डिवाइस है जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है। अब करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। अब ये जो आपका करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में, वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, यानी कि जहाँ पर आपका हायर पोटेंशियल होगा वहाँ से शुरू होगा और लोअर पोटेंशियल की तरफ तक जाएगा, ठीक है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके कुछ दिए गए हैं आपको सिंबल, जो कि आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का सिंबल क्या होता है, ठीक है। बहुत इजी से पे आपको सिंबल दिए हैं, जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसको हम इस तरीके से बना के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए एक बड़ा डंडा, छोटा डंडा, ठीक है ना। छोटे वाले का मतलब होता है कि नेगेटिव टर्मिनल, बड़े का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। ये आपका हो गया सेल का। अब बैटरी, बैटरी में क्या करेंगे, इसको और आगे तक ले जाते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए ज़रा, एक बड़ा डंडा, छोटा डंडा, एक बड़ा, फिर छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, ठीक है। अगर इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते रहें तो क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाता है, यानी कि वो एक बैटरी कहलाता है, ठीक है। वही छोटे पार्ट को नेगेटिव बोलते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं की, अगर आपका की ओपन कंडीशन में है तो उसको हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि देखिए ऐसे करके, ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो वो ओपन की है, यानी कि, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लोज की दिखाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, इसके अंदर एक डॉट और लगा देंगे बस, ठीक है। कुछ इस प्रकार करके डॉट लगा देंगे, ऐसे करके ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो यानी कि आपकी एक क्लोज की हो गई। अब देखते हैं, अगर हमने जॉइंट वायर दिखा रहे हैं, यानी कि अगर हमने दो वायर को आपस में जोड़ रखा है, तो हम कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इस डॉट का, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसे करके कि हमने यहाँ पर एक जॉइंट दिखाया है, ठीक है, दो वायर्स का। अब वायर्स क्रॉसिंग, यानी कि वायर्स को है एक के ऊपर से एक जा रहे हैं बिना एक दूसरे से जुड़े हुए, तो हम उसको इस प्रकार दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है तो उसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए किसी भी सर्किट में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस दिखाने के लिए आपको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे किया, ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका बन गया रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट में आपको क्या करना है, वो रेजिस्टेंस का बनाया आपने इस प्रकार से, और आपको आपने एक एरो कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एमीटर। एमीटर की बात हम ऊपर कर चुके हैं, सिंबल आपका ये होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर की बात हम भी कर चुके हैं ऊपर, बस एक ही जगह वी आ जाएगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सिंबल अच्छे से पता होना चाहिए हर किसी के नाम के, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल आपके आगे किसी भी सर्किट में आपको दिख जाएंगे बहुत सारे, ठीक है ना। कि ये आपकी इलेक्ट्रिक सेल है, ये आपकी बैटरी है, ये आपकी की है, कौन सी है, ओपन है, क्लोज है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं, तो बच्चों लोग अब हमारा आ चुका है इस चैप्टर का थोड़ा सा मेन पॉइंट, जो कि आपका है ओम्स लॉ, ठीक है, जो कि काफ़ी बार आपका एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। तो आज इस पर ध्यान लगाइए ज़रा, देखते हैं। लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी आपका वी मतलब है कि, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट के, किसके, करंट यानी कि आई के, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन्होंने यहाँ बोला कि करंट जो है वो किसी भी मेटालिक कंडक्टर के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि आई जो है आपका प्रोपोर्शनल है वी के, या फिर आप वी प्रोपोर्शनल आई बोल सकते हैं, आपका सेम बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस जो साइन जो होता है आपका प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक चीज़ में फिर आपका
जो भी चेंज आता है तो वही सेम चेंज आपको सामने वाली चीज़ में भी देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपको, हमने यहाँ बात करी है वी और आई के बारे में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में, कि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी सर्किट में करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि और अगर हम किसी भी एक की वैल्यू को, दोनों में से किसी एक की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज़ का मतलब होता है कि वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने ये बताया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है मेटालिक कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट जो पास हो रहा है सर्किट के अंदर से, जिसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ये चीज़ और है। ठीक है ना। तो ये आपका आता है वी प्रोपोर्शनल में आई। ठीक है। तो अब जब ये आपका जो प्रोपोर्शन का साइन, इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल का साइन, तो आपका क्या आता है, वी इक्वल में आई तो आपका है ही है, और आपका ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपकी निकल के आती है इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद, जो आपकी होती है आपकी आर। ठीक है। और ये आर ही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। ठीक है। आपका लिखा होगा कि आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर ऑल गिवन मेटल। ठीक है, कि आर जो है यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है गिवन मेटल का, जो मेटल आपको दिया गया उस चीज़ का। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ग्राफ आपका शो करके दिखाया गया है, वी आई ग्राफ। वी आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक ग्राफ है, जो कि आपका ओम्स लॉ को डिफाइन करता है। ठीक है। ये देखिए, ये आपका जो पार्ट है ऊपर जा रहा है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है, और ये आपका करंट को शो कर रहा है। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था कि जो चेंज किसी एक में आएगा वही चेंज आपको दूसरे में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपकी यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आती है वी आई ग्राफ की। ठीक है, क्योंकि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है इसलिए। ठीक है, आगे चलो। अब आपका आ चुका है रेजिस्टेंस, कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि रेजिस्टेंस वगैरह हमने पढ़ा कि क्या होता है। अब हम जानेंगे अच्छे तरीके से, देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको पहली बात हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, आपको ध्यान रखना है, कैपिटल आर मतलब रेजिस्टेंस। आगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये क्या है, ये किसी भी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कैसा गुण होता है जो क्या करता है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। जो कि क्या है, किसी सर्किट से जो आपका जो चार्ज फ्लो होके जा रहा है उसको रजिस्ट करता है, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका क्यू आपका फ्लो होके जा रहा है अगले सर्किट में, उसको क्या है, वो रोकने का काम करेगा, रजिस्टर काम करेगा। ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करता है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ आपका रेजिस्टेंस है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है। अब आगे आपका दिया हुआ है ओम। ये आपका क्या है, एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट आपकी क्या होती है, ओम। और इसका सिंबल आपका होता है ये इस प्रकार से, इसे बोलते हैं ओम। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, ये एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की। ठीक है। और 1 ओम जो होता है वो बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पेयर। वो किस प्रकार होता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जो आपका ओम्स होता है वो आपका क्या था, वी इक्वल टू आई आर था। तो अगर हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है तो आपकी आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल टू आपका आ जाएगा V अपॉन में I। ठीक है, और V की जो एसआई यूनिट आपकी होती है वो आपकी होती है वोल्ट, और I की आपकी होती है एम्पेयर। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट अपॉन है 1 एम्पेयर आपकी आ जाएगी 1 ओम की वैल्यू। ठीक है, यूनिट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया गया है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, यानी कि जब किसी सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो 1 वोल्ट है और करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पेयर, और जो उस करंट सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर आपका 1 एम्पेयर हुआ, तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, 1 ओम आपका कहलाएगा वो, यानी कि ये आपकी 1 ओम की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, रियोस्टेट के बारे में देखते हैं कि रियोस्टेट क्या होता है। देखते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, क्या करता है, एक कंपोनेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू रेगुलेट करंट। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस एज अ कंपोनेंट किसी सर्किट का, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं करंट को रेगुलेट करने के लिए विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने ये सर्किट बनाया। ठीक है, ये मेरा एक बल्ब है ना, ये मैंने बैटरी लगाई। ठीक है, तो मेरा जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है वो ये बैटरी हुआ, है ना। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आ, ये मैंने आपका दिखा दिया, ये रियोस्टेट दिखा दिया मैंने। ठीक है, रियोस्टेट का सिंबल ये होता है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे आपका रियोस्टेट लगा रखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस सोर्स ऑफ बैटरी को बिना चेंज करे भी इसमें
करंट के फ्लो को या मे भी जो करंट की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना, बिना सोर्स ऑफ वोल्टेज को चेंज करे, ठीक है, मतलब बिना बैटरी को मैं छेड़छाड़ करे मैं लगातार अपनी मर्जी से रियोस्टेट की मदद से करंट की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी ये काम करता है इंस्ट्रूमेंट वो का क्या कहलाता है, वो आपका रियोस्टेट कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि वो फैक्टर्स जिस पे क्या है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है वो लेंथ की, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, वो लेंथ के, यानी कि एल के, ठीक है। दूसरी बात कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ऐसे, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन में कर देते हैं, ठीक है ना, सिंबल आपका वही रहता है सेम डायरेक्टली में भी और इन्वर्सली में भी, ठीक है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसमें क्या होता है, अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की वैल्यू कम होती है, यानी कि एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, और अगर दूसरा डिक्रीज तो पहला वाला इंक्रीज, ठीक है। आपको अपोजिट चेंज देखने को मिलता है, ठीक है ना, जो भी रिलेशन में है। अब तीसरा पॉइंट आपका लिखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, टेम्परेचर के भी, ठीक है। और चौथा पॉइंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम ओवरऑल कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, तो हम इसको ओवरऑल कंबाइन करके बना सकते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू, ये आपका जो स्टार्टिंग में था लेंथ आपका था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और सेकंड पॉइंट के हिसाब से जो आपका एरिया था वो आपका था इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि आर जो है प्रोपोर्शनल में है एल अपॉन ए के, ठीक है। और यहाँ से हम इस सिंबल को हटाकर लगाएंगे इक्वल, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा आर इक्वल टू एक आएगा आपका कांस्टेंट जो कि आपको हो जाएगा रॉ, और बाकी एल अपॉन आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा एक नया फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, जो कि आपका होगा आर इक्वल टू रॉ एल अपॉन में ए, ठीक है। अभी आपका रॉ क्या है वो हम जानेंगे इस पॉइंट में, ठीक है, जो कि आपका पॉइंट है ये रेजिस्टिविटी, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ वन साइड व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस, ठीक है। यानी कि क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है कि जो इसमें जो भी मतलब कि कोई क्यूब है, क्यूब जिसकी जो साइड है 1 मीटर है, उसमें क्या जितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है व्हेन, जब क्या है करंट जो है क्या है परपेंडिकुलर है उसके अपोजिट फेस के, ठीक है ना। किसी जो क्यूब है, क्यूब की जो साइड है 1 मीटर है, उसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर अपोजिट फेस से, तो उसमें जितना भी आपका रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है ऑफर हो रहा है वो क्या है आपका रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। तो इसका सिंबल आपका होता है ये, इसको हम इस सिंबल को बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। और इस चीज़ क्या है ये आपको रेजिस्टिविटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कुछ बातें लिखी गई रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, वो क्या है कि इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो आपका रो है उसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर, ठीक है। आगे क्या है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है, कब चेंज नहीं होगी, जब उसकी लेंथ और एरिया में कोई चेंज अगर आएगा तो रेजिस्टिविटी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जो हमारा मटेरियल है उसमें क्या है टेम्परेचर में चेंज आता है तभी रेजिस्टिविटी में भी चेंज आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है आपका रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, यानी कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, फिर जो आपके एलॉयज होते हैं उनमें क्या है जो रेजिस्टिविटी की रेंज है वो कितनी है, 10⁻⁸ से -8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके मेटल्स और एलॉयज होते हैं जिसमें क्या है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो हो सकता है आसानी से, उनकी जो रेंज है रेजिस्टिविटी की वो क्या है 10⁻⁸ से 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। और जो आपकी रेंज है इंसुलेटर्स में, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जिसके अंदर क्या करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनके अंदर जो रेंज होती है रेजिस्टिविटी वो क्या होती है 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर, यानी कि जो आपके इंसुलेटर्स है उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, और जो मेटल्स और एलॉयज है उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज क्या है काफ़ी कम है, क्योंकि इनकी पावर माइनस में जा रही है इसलिए। आगे अगला पॉइंट है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर, कि रेजिस्टिविटी जो होती है कि एलॉय की वो क्या है जनरली हाई होती है, हायर देन दैट ऑफ द इट्स कंपोनेंट मेटल, ठीक है ना, मतलब किसी भी
जो भी किसी मेटल जो होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एलॉय क्या होता है, एलॉय दो मेटल्स या नॉन मेटल्स का क्या मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो भी एलॉय जिस भी मेटल से मिलके बना है, तो उसके हिसाब से जो एलॉय होगा उसके अंदर क्या रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसके कंसिस्टिंग मेटल से, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट मेटल से। आगे, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, एलॉय जो होते हैं आसानी से ऑक्सीडाइज यानी कि बर्न नहीं होते, रेडिएट हाई मतलब हाई टेम्परेचर पे, सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एलॉयज का इस्तेमाल आमतौर पर क्या है, इलेक्ट्रिकली हीटिंग डिवाइस में, यानी कि जिनका काम क्या है, हीट देकर अपना काम करना है, जैसे कि आपके गीजर वगैरह होगा, प्रेस वगैरह हो गया, आयरन वगैरह, इसमें आपके एलॉयज का इस्तेमाल आपका किया जाता है, ठीक है। आगे आपका लिखा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज, जो आपके कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे आपके जो मेटल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल आपका कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। इनका इस्तेमाल आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में आपका होता है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है इस वजह से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपका आता है रेजिस्टर्स, यानी कि जो हम जो आपके अलग अलग मटेरियल्स होते हैं ना, जिनके अंदर आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है, वो जो उनको बोला गया रजिस्टर्स, ठीक है। तो रजिस्टर को जब हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, तो देखते हैं। आपके सिलेबस में क्या है, दो तरह के कॉम्बिनेशन आपके हैं, जो कि आपका है, पहला है सीरीज कनेक्शन, दूसरा आपका होगा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। जब हम किसी भी रजिस्टर्स को, दो तीन चार कितने आपके रजिस्टर्स हों, उनको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी, और आप पहली बात पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कनेक्शन सीरीज में, कौन सा कनेक्शन पैरेलल में है, ठीक है। तो कुछ बातें लिखी हैं, उसे पढ़ लेते हैं पहले, कि व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर एक मतलब एक कोने से क्या जुड़े हुए हों आपस में, तो द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ इस प्रकार से, देखिए मान लीजिए ये आपके तीन रजिस्टर्स आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, जो कि क्या है, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं ना आपस में। देखिए मान लीजिए एक ये ऐसे वाला है, ठीक है, इसका पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, इसको यहीं से दोबारा जोड़ दिया दूसरे वाले से, है ना। फिर क्या है, यहाँ पे ये खत्म हुआ इसका एंड पॉइंट, अब यहाँ से क्या एक और जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से एंड टू एंड जुड़े हुए हैं ना कोई भी रजिस्टर आपस में, तो वो क्या होंगे, आपस में सीरीज कनेक्शन में होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, टोटल बोल लीजिए या फिर रिजल्टेंट बोल लीजिए या फिर ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में, वो क्या होता है, ये होता है, यानी कि अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमारे सर्किट का, जिसमें क्या है, कुछ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे होंगे, यानी जितने भी आपके रेजिस्टर्स लगे हों, उन सभी के रेजिस्टेंस को क्या आपस में आप प्लस करते चले जाइए, यानी कि R1 जितना भी, R2 जितने भी, R3 मतलब जितने भी आपके R लगे हुए हैं, रेजिस्टर लगे हुए हैं, उनको क्या आपको लगातार लाइन से प्लस करते चलना है, और आपका टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, ठीक है। अब करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है। अब इसमें एक बात नोट करने वाली ये होती है कि जो भी रजिस्टर आपके सीरीज कनेक्शन में होते हैं, उन सब के अंदर क्या है, जो करंट की वैल्यू होती है, जो आपकी आई की वैल्यू होती है, वो क्या रहती है, सेम रहती है, क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपका कुल मिलाकर जो आपका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा, वो क्या है, ज़्यादा होता है किसी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं R1 की, R1 का जितना भी रेजिस्टेंस होगा ना, वो क्या है, अगर हम इन तीनों को प्लस करके जो भी रेजिस्टेंस आपका निकालेंगे, उससे क्या है, काफ़ी कम आएगा ना, इस वजह से। आगे देखते हैं आपका वोल्टेज के बारे में बात करें, कि टोटल वोल्टेज क्या होगा, कि सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके वोल्टेज का ड्रॉप आया है हर एक इसमें, ठीक है ना, वो आपका क्या रहेगा, टोटल वोल्टेज, यानी कि आपको टोटल वोल्टेज कैसे निकालना है, जितने भी आपके, क्योंकि क्या होगा कि सीरीज कनेक्शन में आपके वोल्टेज की वैल्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता है, वो अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग जाता है, ठीक है। पहली बात तो, यानी कि R1 में V की वैल्यू अलग होगी, R2 में अलग, और R3 में V की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, जिसको हम V1 V2 V3 के हिसाब से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपना टोटल वोल्टेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे आपस में, और आपका निकल जाएगा टोटल वोल्टेज, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि टोटल रेजिस्टेंस जो आपका आ रहा है R1 R2 R3, ये आता किस प्रकार है, ठीक है, इसको ड्राइव कैसे करा जाता है, ये और देख लेते हैं। देखते हैं, अब देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अगर हमें वोल्टेज निकालना है हर एक रजिस्टर से, कितना होगा, तो देखती है V1 इक्वल टू आपका IR1 लिखा है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे कि जो वोल्टेज होता है वो V इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए
वोल्टेज आपका अलग अलग है, तो आप इसमें हम V1 V2 V3 ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पहले रजिस्टर के लिए V1 और I तो आपका कॉन्स्टेंट इसलिए हमने I ही रखा है, और R1 मतलब पहले रजिस्टर का, ठीक है। तो यानी कि V1 इक्वल टू IR1, उसी प्रकार से V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3, ठीक है। ये 3 रजिस्टर्स के हिसाब से आपके क्या वोल्टेज आ रहा है हर एक रजिस्टर का, ठीक है। अब जब हम इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वोल्टेज निकालें, तो क्या आएगा, V इक्वल टू आपका करना पड़ेगा आपको V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जितने भी आपने वोल्टेज निकाले हैं V1 V2 V3 जितने भी आपके हैं उन सबको आपको प्लस कर देना है, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका कि आपने जो टोटल V होगा क्या आएगा, इन तीनों को प्लस करके तो आएगा, क्योंकि यही तो आपकी वैल्यूज़ है V1 V2 V3 की। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर लिख दिया है V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब क्या करा हमने, V इक्वल टू आपको IR तो पता ही होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको V इक्वल टू IR होता है, तो हमने क्या करा, इस V की जगह पर नेक्स्ट स्टेप में क्या IR रख दिया है, तो यानी कि आपका क्या आ गया, IR इक्वल टू, अब हमें क्या करा हमने, यहाँ तीनों में क्या I सेम था तो हमने I लिया कॉमन, और यहाँ पे I आ गया ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब क्या किया, दोनों तरफ I सेम है तो हमने क्या करा, I से I काट दिया, ठीक है। तो क्या बचा, R इक्वल टू बच गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल रेजिस्टेंस यानी कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा R1 R2 R3, ठीक है। जितने आपके रेजिस्टेंस होंगे उतने आपको प्लस कर देना है लाइन से सीरीज में, ठीक है ना। तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलो ये तो आपकी बात हो गई सीरीज कनेक्शन के बारे में, ठीक है, कि सीरीज कनेक्शन आपका इस प्रकार होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको इतनी वीडियो, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आने वाली वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।